नमस्कार। पिंपळगांव हाईस्कूल के डिजिटल क्लास में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के अंतर्गत आज हम विराम चिन्हों का अभ्यास करेंगे। तो चले पढ़ते हैं विराम चिन्ह। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में विराम का अर्थ रुकना या ठहरना होता है। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण होती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। सरल शब्दों में अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं, इसी को विराम कहते हैं। इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस उदाहरणों से समझ लीजिए। जैसे 1, रोको मत जाने दो। 2, रोको मत जाने दो। 3, रोको मत जाने दो। उपर्युक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट होता है लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है, जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द है। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्पविराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्पविराम लगाने से किसी को न रोककर जाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार विराम चिन्ह लगाने से दूसरे और तीसरे वाक्य को पढ़ने में तथा अर्थ स्पष्ट करने में जितनी सुविधा होती है उतनी पहले वाक्य में नहीं होती। अतएव विराम चिन्हों के विषय में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। विराम चिन्ह की आवश्यकता। विराम चिन्हों का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं न कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम करते करते थक जाते हैं तब मन आराम करना चाहता है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता है, फिर आराम। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता है। लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यूं ही नहीं दौड़ता, बल्कि कई थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूर्ण विराम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि इन चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य एक दूसरे से उलझ जाएंगे और तब पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। सारांश यह कि वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी जाती है। तो छात्रों, संक्षिप्त में बताया जाए तो भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। अभी हम विराम चिन्हों के प्रकार एक एक करके देखते हैं। यहाँ एक एक करके स्वतंत्र स्लाइड में चिन्हों को हम दर्शाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए और हर एक चिन्ह को समझ लीजिए। तो चले शुरू करते हैं। 1, पूर्ण विराम। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, किशोर ने किताब खरीदी। अंत में पूर्ण विराम दिया जाता है। 2,
उपविराम। उपविराम का प्रयोग संवाद लेखन, एकांकी लेखन या नाटक लेखन में वक्ता के नाम के बाद किया जाता है। उदाहरण, भ्रष्टाचार, उपविराम एक समस्या, इस प्रकार। 3. अर्धविराम। इसमें उपविराम से भी कम ठहराव होता है यदि खंड वाक्य का आरंभ वरन, पर, परंतु, किंतु, क्योंकि, इसलिए, तो भी आदि शब्दों से हो तो इसके पहले इसका प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण, वह परीक्षा में फेल हो गया, अर्धविराम, क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं की थी, इस प्रकार। 4. अल्पविराम। इसमें बहुत कम ठहराव होता है। उदाहरण, माँ बाजार से शक्कर, अल्पविराम, चावल, अल्पविराम, दाल व सब्जियां लाई। 5. प्रश्नबोधक। वक्ता जब किसी से प्रश्न पूछते हैं तब लिखित भाषा में वाक्य के अंत में प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, तुमने आज क्या किया, प्रश्न चिन्ह। 6. विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग होता है। जैसे आहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मजा आ गया। 7. योजक चिन्ह। द्वंद्व समास के दो पदों के बीच सहचर शब्दों के बीच में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में दिन रात, सुबह सुबह, दिन और रात के बीच में यहाँ योजक चिन्ह लगाया। उस तरह सुबह सुबह इसके बीच में योजक चिन्ह इस्तेमाल किया है। 8. निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़े बड़े आकार में होता है। उदाहरण, गांधी जी का मानना था, निर्देशक चिन्ह, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, इस प्रकार। 9. उद्धरण चिन्ह। जब वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के कथन को उद्धृत करता है तो उस उद्धृत कथन को लिखित भाषा में उद्धरण चिन्हों के अंतर्गत दिखाया जाता है। इसके दो प्रकार हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। उदाहरण देखते हैं। 1. उद्धरण चिन्ह, अंकित बेटा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम्हारी भाषण प्रतियोगिता कब है, प्रश्न चिन्ह, उद्धरण चिन्ह पूर्ण। दूसरा उदाहरण देखिए, तुलसीदास ने, उद्धरण चिन्ह यानी हा एकेरी उद्धरण चिन्ह, रामचरितमानस, एकेरी उद्धरण चिन्ह लिखा, इस प्रकार। 10. त्रुटिपूरक हंस पद चिन्ह। वाक्य में छुटे हुए शब्दों को इस चिन्ह का प्रयोग कर ऊपर लिखा जाता है। उदाहरण, अध्यापक ने कक्षा में यहाँ त्रुटिपूरक चिन्ह लिखा है, कहानी सुनाई, इस प्रकार। 11. कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक का प्रयोग कठिन शब्दों को स्पष्ट करने, भाव को बताने, अक्षरों या अंकों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखिए। 1. सैनिक पूरे दमखम यानी ताकत से लड़ रहे थे। यहाँ ताकत यह शब्द कोष्टक में दिया गया है। उस तरह दूसरा उदाहरण, राजा कुछ सोचकर, अब इस प्रश्न का हल मुझे ही तलाशना होगा। यहाँ कुछ सोचकर ये शब्द है, ये कोष्टक में दिया गया। 3. 1, 2, 3 अथवा क, ख, ग आदि। 12. अपूर्ण सूचक चिन्ह।
नाटक, उपन्यास अथवा कहानी में उसके किसी अंक या भाग की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है। 13. समाप्ति सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के समाप्त होने पर किया जाता है। 14. विस्तार चिन्ह। वाक्य अथवा कथन को बढ़ाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 15. लाघव चिन्ह। बड़े अंशों को जब संक्षिप्त में लिखना हो तो तब लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, प्रोफेसर, प्रो लाघव चिन्ह, अल्पविराम, डॉक्टर, डॉक्टर, इस प्रकार। 16. विवरण चिन्ह। जब वाक्यांशों के बारे में कोई सूचना, निर्देश या विवरण आदि देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, कहानी लेखन के मुद्दे नीचे दिए जा रहे हैं। तो छात्रों, ये कुछ विराम चिन्हों के हिंदी में प्रयोग करने वाले प्रकार थे। तो इस विराम चिन्हों के आधार पर हम अभी स्वाध्याय को भी देखना है। तो छात्रों, हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्हों का उपयोग कैसे करना है और उसकी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ स्वाध्याय देते हैं, तो आप इन स्वाध्यायों को पूरा कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।